नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्जाम। क्योंकि टारगेट विद नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल हैं। जो बीपीएससी जो सवाल कराती है, बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवालों को ही हम लेकर आए हैं, जिससे आपका वर्तमान एग्जाम और आने वाले आगामी परीक्षा में जीके जीएस से संबंधित एक भी सवाल छूट ना पाए। तो अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। इसको हम थोड़ा जूम आउट करेंगे, ये लीजिए। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण थे, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन डी जय रामदास दौलत राम थे। तब भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो ये बिहार के प्रथम सीएम रहे। ठीक है, बिहार के पहले सीएम कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के भी नाम से जानते हैं, बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का सवाल है कि किन्हें हम लोग बिहार केसरी के नाम से जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को, जो कि बिहार के प्रथम सीएम रहे थे। ठीक है, बाकी अगर हम लोग जाकिर हुसैन की बात करें तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति थे। कौन? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन को भारत रत्न 1963 में दिया गया। ये सवाल एसएससी सीपीओ में पूछा गया था कि जाकिर हुसैन को 1963 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तब भारत रत्न से। 1963 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनसे एक साल पहले 1962 में ही इन्हें भारत रत्न दिया गया था। किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि बिहार के ये आपका कहाँ से? छपरा के सिमरिया गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, सिवान के सिवरिया गांव के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। बाकी जयराम दास दौलत राम की बात करें तो ये बिहार के पहले गवर्नर होते हैं, और इनसे पहले बिहार का राज्यपाल जेम्स स्विफ्टन होते हैं। कौन होते हैं? स्विफ्टन होते हैं, स्विफ्टन, जेम्स स्विफ्टन होते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपकी जानकारी होना चाहिए। जेम्स स्विफ्टन जो है 1936 में बिहार के पहले गवर्नर बनते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद ये बनते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है, देखिएगा कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1191 में, ऑप्शन बी 1192 में, ऑप्शन सी 1194 में, ऑप्शन डी 1215 में। तो चंदावर का जो युद्ध है, उससे पहले आपको बता दें कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान, पीसी यानी पृथ्वीराज चौहान, और एमडी यानी मोहम्मद एमजी। ठीक है, एमजी यानी मोहम्मद गौरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध, ये पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस मोहम्मद गौरी, और एक और राजा आ जाते हैं जयचंद। इनके बीच ये मतलब कि मोहम्मद गौरी और जयचंद एक तरफ था और दूसरे तरफ पृथ्वीराज चौहान था, जिसमें जीत मोहम्मद गौरी और जयचंद इधर वाले पक्ष का जीत हो जाता है। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। फिर पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि जयचंद की बेटी को उठाकर लेकर भागकर शादी कर लेते हैं। फिर 1194 में ये आपका चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। और 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है, इसमें
पृथ्वीराज, ये इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद होते हैं। कौन होते हैं? जयचंद, जिसमें जयचंद की हत्या कर देता है कौन? मोहम्मद गौरी। फिर 1215 में जाकर तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में, और 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध में भाग कौन कौन लेता है? तो इल्तुतमिश और यारदौज भाग लेता है। ठीक है, जिसमें यारदौज की हार हो जाती है। आपसे पूछा था सवाल क्या कि चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको डिस्कशन रख दिए हैं। आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि क्रिप्स मिशन कब लाया गया था? ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन डी 1945 में, ऑप्शन डी 1922 में। तो क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया था। क्रिप्स मिशन लाने का उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत के जो नेताओं थे उनको राजी करना था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन का लाने का काम स्टेफोर्ड क्रिप्स किया था। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स किया था। क्रिप्स मिशन जो था उसको लाने का काम कौन किया था? स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था, जो कि मार्च 1942 में आया। बाकी अगर हम लोग क्रिप्स मिशन की बात करें तो गांधी जी से पोस्ट डेटेड चेक क्या है? पोस्ट डेटेड चेक कहें। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पीटी नेहरू थे वो कहें कि यह चेक कूड़ेदान में डाले जाने वाला कचरा के समान है। ठीक है, इस तरह से हमारे जो बड़े बड़े नेताओं थे उनके द्वारा कहा जाता है क्रिप्स मिशन को। ठीक है, तो ये मार्च 1942 में आया। 1946 में, मार्च 1946 में ही कैबिनेट मिशन आता है। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है। बाकी अगर हम लोग 1945 की बात करें तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है 1945 में। और 1922 की बात करें तो 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है 12 फरवरी 1922 को, जो कि 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। तो ये तमाम जानकारी आपको यहाँ से रिलेटेड ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवन करती है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो दुग्ध का निष्कासन करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। साथ में मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतःस्रावी से ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उसको यही मतलब नियंत्रण करने का काम करता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है ये मटर के दाने का आकार की होती है। मटर के दाने का आकार की होती है और ये दिमाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? दिमाग में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो है ये पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक अग्रभाग और एक पश्च भाग होता है। तो अग्रभाग से ACTH हार्मोन, उसके बाद STH हार्मोन जो हाइट से रिलेटेड है ना, जो हाइट को वृद्धि करता है हार्मोन वो निकलता है। और पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन और AD हार्मोन निकलता है। तो आपसे पूछा था वही कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवन करती है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये गले के निचले हिस्सा में होती है और ये आपका रक्त प्रवाह को कंट्रोल करती है। ठीक है, रक्त प्रवाह को कंट्रोल करती है। एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो ये हमारा किडनी के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर स्थित होता है। और एड्रिनल ग्रंथि जो है ये हार्टबीट को नियंत्रित करती है, यानी दिल के धड़कनों को। बाकी लार ग्रंथि तो आपको पता है कि मुंह में पाया जाता है और लार ग्रंथि में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके सामने जितने भी रिलेटेड एक सवाल से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्ट्स को हम आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है, इसकी हम थोड़ा चौड़ाई कम कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कहता है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए राइबोफ्लोविन, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी पेंटानिक, ऑप्शन डी साइनाकोबालामिन।
तो देखिए विटामिन जो है, ये विटामिन शब्द का नामकरण किया था फंक नामक वैज्ञानिक, और फंक नामक वैज्ञानिक जो है 1912 में करता है। ठीक है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन दो ही है, बी एंड सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है। ठीक है, ये है वसा में घुलनशील। लेकिन अगर हम लोग विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक होता है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। बायोटिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोनिक है। और साइनाकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, जो इसमें कोबाल्ट 60 पाया जाता है, कोबाल्ट 60 तत्व पाया जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग इसकी बात करें विटामिन ए का, तब विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, और विटामिन बी9 का नाम फॉलिक अम्ल है। क्या नाम है? फॉलिक अम्ल नाम है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब विटामिन बी3 का क्या नाम है? तो विटामिन बी3 का नाम है नियासिन, और विटामिन बी7 का क्या नाम है? बायोटिन। यहाँ विटामिन बी7 होगा। ठीक है, विटामिन बी3 का नाम है नियासिन, नियासिन। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज यहीं तक क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।